बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूपी रियासती असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं राम गोविंद चौधरी। उनका कहना है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत करने वालों और मुजाहरा करने वालों को पेंशन दी जाएगी। मतलब जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी किसी जमाने में, उसी तरह से दी जाएगी। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि जो आ गए हैं वो आ गए हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की सरगर्मी और लगातार मुजाहिरीन की हिमायत में दिखने पर समाजवादी पार्टी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। राम गोविंद चौधरी ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी यहां पर मेन अपोजिशन पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस को हाईलाइट करा रही है, क्योंकि यूपी में सीएए एनसीआर के खिलाफ एहतजाज समाजवादी पार्टी ने किए हैं, कांग्रेस ने नहीं किए हैं। इसलिए आज हमने इस शो का नाम भी रखा है एहतजाज के पीछे साजिश और सियासत, क्योंकि जोधपुर में वजीर दाखिला अमित शाह ने यह इल्जाम भी लगाया कि अपोजिशन अपना वोट बैंक बचाने के लिए सीएए एनआरसी के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां यदि एक साथ भी आ जाएं तो बीजेपी की सरकार सीएए पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। उधर बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अपनी अलग सियासत कर रही हैं। वो लगातार सड़क पर उतर रही हैं। आज भी उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आप हिंदुस्तान का मवाजना यानी कि तुलना पाकिस्तान से क्यों करते हैं, हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते। वजीर दाखिला कहते हैं कि मुल्क में एनआरसी होगी और पीएम कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम मगरबी बंगाल में एनआरसी की इजाजत कभी भी नहीं देंगे। मतलब सभी अपनी अपनी सियासी चालें आजमा रहे हैं। आज मुजाहरों का तीसरा जुमा था, पुरअमन रहा। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में बाद नमाज जुमा मुजाहरे हुए, लेकिन लोगों ने अमन के साथ एहतजाज किया। तो क्या यह माना जाए कि लोग कानून को लेकर अब बेदार हो रहे हैं? इस बीच सरकार लोगों में फैले कंफ्यूजन को रोकने के लिए क्या कर रही है? वहीं मुजाहरों में पीएफआई जैसी तंजीमों की शमूलियत और उसको लेकर तशद्दुद की साजिश के इल्जाम भी कई सवाल खड़े करते हैं। तो हम ओवरऑल बात करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने इसका नाम रखा है इन मुजाहरों के पीछे, इस एहतजाज के पीछे साजिश और सियासत। तो जरा सुन लेते हैं आज दिन भर कौन कौन से रद्द-ए-अमल आए, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आए, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर कर आपको भेज देता हूं। इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। होम मिनिस्टर बोलছে यस एनआरसी होगा ही होगा, प्राइम मिनिस्टर बोलছে मेरे को पास जानकारी नहीं है। 4 मंत्री 4 बात करे तो क्या होता है? पहले क्या करते? पहले कंफ्यूजन, उसका बाद कॉन्ट्राडिक्शन, उसका बाद क्लैरिफिकेशन, और उसका बाद वो विसर्जन बोलता है ना, डेथ नेल, सबको डेथ नेल कर देता है। यही हो गया इसका काम। विरासत में जो समस्याएं हमें मिली हैं उनको हल करना ही होगा। समाज से निकलने वाला यही संदेश हमारी सरकार को भी प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि 2014 के बाद से ही सामान्य भारतीय के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने वाले अभूतपूर्व प्रयास देश ने किए। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति और नीति में बदलाव का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर वहां के जीवन से आतंक और अनिश्चितता को दूर करने का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की अगुवाई में विकास के नए युग की शुरुआत का संकल्प भी आज सिद्ध हो रहा है। पड़ोसी देशों में अपने आस्था के कारण, पूजा पद्धति के कारण प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को गरिमा और सम्मान देने का काम भी देश ने किया है। और इनसे सबके बीच भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का मार्ग भी पूरी शांति और सहयोग से प्रशस्त हो चुका है।
कुछ हफ्ते पहले ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था, हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाने का भी ऐतिहासिक कार्य किया। लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके साथी दल और उनका बनाया इकोसिस्टम भारत की संसद के खिलाफ ही आज उठ खड़ा हुआ है। क्या उनको संविधान रक्षक के पद से नवाजेंगे या कुछ? बिल्कुल नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बने और प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया है। अब हमको ये एजेंसी तो है नहीं कि हम जाने की कौन किया है, लेकिन हमको ये जरूर विश्वास है इस जामिया मिलिया हमें आरएसएस और भाजपा के लोग लाठी चला रहे थे जीन्स और 5,000 का जूता पहन कर। उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही किया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि हिंसक घटनाओं का जांच हाई कोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। एक तरफ जहां वो सत्ता में रहते हुए आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश करती है, वहीं आज जब उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश रच रहे हो, तो ऐसे आतंकियों को, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को वो लोकतंत्र रक्षक बताने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी आज कहां आकर खड़ी हो गई है? यह अपराधियों के पक्षधर है, या आतंकियों के पक्षधर है, या दंगाइयों के पक्षधर है। लेकिन किसी भी दंगाई पर कोई रहमदिली नहीं होगी, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी। और सत्ता में आने का स्वप्न समाजवादी पार्टी मत देखे, क्योंकि दंगाइयों को संरक्षित करने वाली सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने। तो मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज चलेगी। बहुत अच्छे पैनल भी मेरे साथ है। मेरा पहला सवाल है कि क्या एहतजाज के पीछे साजिश और सियासत है? दूसरा, कौन कर रहा है सीएए और एनआरसी पर एक तबके को गुमराह? इस पर भी बार बार बात होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बाद नमाज जुमा लोग सड़कों पर थे, पुरअमन एहतजाज रहा। तीसरा सवाल जो है कि लोगों में कानून को लेकर बेदारी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं इसको सरकार सुलझाने के बजाय अपने पॉलिटिकल कैंपेन का सहारा तो नहीं बना रही। चौथा, सीएए पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। वजीर दाखिला के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब मुजाहिरीन से इसको लेकर के सुझाव भी मांगे जाने लगे थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे। तो अब इधर ये बयान कि हम एकदम पीछे नहीं हटेंगे कम से कम सीएए पर, कैसे देखें? पांचवा सवाल, अपोजिशन के इख्तिदार वाली रियासतों में सीएए एनआरसी नाफिज न करने का ऐलान, इससे कैसे निपटेगी मरकजी हुकूमत? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ममता बनर्जी कहती है, यहां तक कि नीतीश कुमार भी कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज मैंने 3 लोगों को बुलाया है ताकि आप तक बात बहुत अच्छे ढंग से पहुंचे। सभी बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं। मेरे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, एक सियासी तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं। और हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सरकार का मौक़िफ़ रखेंगे, क्योंकि आप मरकज़ी हुकूमत में उच्च शिक्षा समिति के एचआरडी मिनिस्ट्री में सदस्य भी हैं। हमारे साथ इस वक्त रमेश ठाकुर जी हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और एक बड़े अखबार के एडिटर भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, मैं सबसे पहले यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहता हूं। बात वही है कि सरकार इस पूरे मामले को सुलझाने के बजाय अपने पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा क्यों बना रही है? ऐसा लग रहा है अब तक तो चीजें सुलझ जानी चाहिए थी। समझा दीजिए लोगों को, अगर लोग गुमराह हैं तो उनको बता दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए कि ये कानून, खासतौर से सीएए, भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, न किसी की नागरिकता छीनता है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इससे भारतीय मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, पिछले 10 दिन से ये डिबेट चल रही है सीएए को लेके। आप यकीन माने कि हमारे वजीर आज़म से तो बड़ा अभी भारत में कोई नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भारत के वजीर आज़म है और भारत के जो 1.25 अरब जनमानस है उसके वजीर आज़म है। बेशक उन्होंने ये बात जब कह दी तो मुझे लग रहा था कि पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन विपक्ष का जो एक पूरे काम करने का तरीका है, जितना सुनियोजित और संगठित होकर इस वक्त विपक्ष भड़काने में, भ्रम फैलाने में, अफवाह को हवा देने में, अफवाह को आग लगाने में, ये जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के ताना बाना को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। प्रॉब्लम ये है इमरान भाई कि अब आप देखिए, आज 23-24 दिन हो गया इसी दिल्ली के एक इलाके में
एहतजाज चल रहा है। एहतजाज कौन लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मास्टर उसके पीछे कौन लोग हैं, आप जब तह तक जाएंगे, रिसर्च करेंगे, आपकी टीम कई बार मैंने देखा है वो गई भी है, तो वही पॉलिटिकल मास्टर जो उनके चेहरे हैं वो दिखाई देते हैं। जिलानी साहब, क्या है ना कि आप इतना अच्छा, आप लोग सुलझे हुए लोग हैं, इतनी अच्छी आप लोगों की नीयत है, तो आपने एनआरसी को फिर एनपीआर के कपड़े क्यों पहना दिए, उसमें थोड़ा रुक जाते। मतलब आप लोग भी तो धैर्य नहीं धर रहे हैं ना, धीरज तो धर नहीं रहे हैं और चीजों को सुलझाने की कोशिश करते दिख भी नहीं रहे। अच्छा, क्या वजह है? एनपीआर बताइए कि एक जो पूरा का पूरा एनपीआर एक 10-11 साल के बाद हमारे हिंदुस्तान में एक पूरा सिस्टम है जो आता रहा है और लोगों ने देखा है एनपीआर हुआ है, और इसमें जो हमारे अपोजिशन के पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी इस बात को मानेंगे। लेकिन आप बताइए, देखिए अगर कोई चीज़ सरकार कर रही है तो उसमें किसी एक खास तबके को या एक खास मजहब को क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब वजीर आज़म, प्रधानमंत्री ये बात कहता हो कि आपका देश है, आप 1947 के बाद जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो भारतीय भूमि पुत्र हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो कुछ लोग जो अभी हाशिए पे हैं उन्हें सत्ता का इतना मजा उन्होंने देखा है कि जब वो पिछले 6 साल से सत्ता से बाहर है तो बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है मतलब कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में फिर आप ये करेंगे कि जो इंसान मर गया है उसको भी जो है नोटिस भेज देंगे प्रॉपर्टी जब्ती का। देखिए ये आप यकीन माने, ये तमाम सरकारों में, तमाम इमरान साहब तमाम सरकारों में इस तरह की त्रुटियां। अच्छा एक बात बताइए, नोटिस सरकार ने भेजा या नोटिस 6 साल पहले मरे हुए आदमी पुलिस ने या ऑफिसर ने भेजा? और इस तरह की 1000 आपको उदाहरण मैं तमाम अलग अलग सरकारों में दे दूंगा कि 2 साल 3 साल के बच्चों को किस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा उसका भी एफआईआर में। इस तरह के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रीजन में ये सारे के सारे काम हुए। ये क्या होता है कि जो महकमा नीचे काम कर रहा होता है, जो हमारा तंत्र है, जो सारी सरकारी चीजों के ऊपर हावी है, वो कंट्रोल करता है, उनसे गलतियां हो रही हैं। तो आप सरकार को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। और जो लोग सवाल उठाएंगे, आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैंने शाहीन बाग का इसलिए नाम लिया है कि पिछले 25-26 दिन से अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक जगह आंदोलन अगर हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 19 उनको इस बात का हक देता है, लेकिन आप पीएफआई ने आज क्या बयान दिया पता है? आप ही बताइए उसका जवाब। उनका बयान है कि जैसे अभी लेटेस्ट बयान बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा है कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो लोग लड़ रहे हैं, तो मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। मैं आपको जो नेशनल पीएफआई नेशनल कमेटी के प्रेसिडेंट ई अबू बकर, इनका इतिहास आपको मालूम है? ये 1982 में 84 के बीच अबू बकर सिम्मी के केरला यूनिट के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पीएफआई के एक और सदस्य हैं ई एम अब्दुल रहमान। इनका सिम्मी के साथ क्या रिश्ता रहा है मैं बता देता हूं। अब्दुल रहमान सिम्मी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे। पश्चिम बंगाल में पीएफआई के अध्यक्ष हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो सिम्मी के मेंबर थे, सिम्मी के पश्चिम बंगाल यूनिट के पूर्व महासचिव हैं। पीएफआई के स्टेट सचिव अब्दुल हमीद मास्टर भी सिम्मी के पूर्व राज्य सचिव हैं। तो ये बात हम अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है, या जो एनआईए की रिपोर्ट आई है, या जो ये लोग सिम्मी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन भारत में इसलिए बैंड करी गई थी कि दहशतगर्दी में मुलविस थी, वो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम, आतंकवादी गतिविधियों में भारत के अंदर मुसलमानों को बहका के मेन स्ट्रीम से अपनी तरफ खींचने का काम ये बताएंगे पीएफआई वाले लोग। पीएफआई का जो पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, सुन लीजिए। अब आपने ये सवाल, पीएफआई के जो काम करने का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, आप यकीन माने कि जो लव जिहाद के जितने मामले आए, ये मैं नहीं कोर्ट कर रहा है, कोर्ट के थ्रू आप केरला से सीरिया तक का कनेक्शन अगर किसी एक संगठन कर रहा है तो वो पीएफआई कर रहा है। तो आप और जब हम सवाल उठाते हैं मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत में, देखिए फिर आप आर्टिकल 14 से 21 तक का हवाला देंगे। जो एहतजाज, आप खुद बता रहे हैं कि लोग नहीं रुक रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, जो अब यहाँ
शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को समझ में आ रही है, लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि उस इलाके के व्यापारियों के क्या हालात हैं। ठीक है, वो हाशिए पे चले गए, दुकान ऋषि 25 मिश्रा दिन जी, से बंद है, ऋषि कोई मिश्रा काम जी, नहीं हो रहा है, आप तो बच्चे बहुत स्कूल नहीं जा आंदोलन रहे को हैं, सपोर्ट करते अस्पताल जाने में हैं, प्रॉब्लम लगातार होती है। भारतीय तो जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, इनकी नीयत पर सवाल करते हैं। कैसे कैसे लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं, आपको भी खुद पता है कि नहीं? वो पीएफआई निकल कर आ रहा है जिसमें सिमी का कार्डर शिफ्ट हो गया था, और उसके लोग निकल कर आ रहे हैं। किस तरह का साहित्य है उनका, किस तरह के मैसेजेस चले हैं, किस तरह से तशद्दुद को करवाया गया है। बिल्कुल। तो इस पूरे आंदोलन को तो बदनाम करने की कोशिश हुई और हो भी गया, और उसी आंदोलन का आप समर्थन कर रहे थे मेरे प्रोग्राम में आकर के पिछले दिनों। तो ऐसे आंदोलन का आप समर्थन कर रहे थे। पीएफआई का सपोर्ट नहीं कराता। इमरान भाई खंडन कर दीजिए, ऐसे मत कंफ्यूज कीजिए जनता को। सरकार ऐसे ही कंफ्यूज कर रखी है। आप ऐसे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे मेरे प्रोग्राम में आके। नहीं बोला हूं, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। आज जो डिबेट का इशू है, अमित शाह जी ने जो राजस्थान में आज जो कहा, क्या एक गृह मंत्री को ये भाषा शोभा देता है कि इटालियन में लिख के भेज दूं राहुल गांधी को? आप क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? आप भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आप गुजरात के गृह राज्य मंत्री नहीं हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आप कह रहे हैं इटालियन में भेज दूं, यानी उनकी मां पे आप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मां इटालियन बर्थ की है। एक बात सुन लीजिए, मुझे याद आ गया जरा सर, मैं आपको याद दिला देता हूं। आप ही मेरे प्रोग्राम में पहले जाट आंदोलन और कौन कौन से आंदोलनों का हवाला दे दे करके मौजूदा जो आंदोलन है उसमें जो तशद्दुद हुआ, जो आगजनी हुई, उसका समर्थन कर रहे थे और बड़ी लानत मलामत कर रहे थे मौजूदा हुकूमत को। उन पर तो कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। और जब पीएफआई के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें निकल कर आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे? आपका आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन लीजिए, पीएफआई यदि देशद्रोही एक्टिविटी में शामिल हैं तो न्यायिक जांच होनी चाहिए और जेल भेजिए। देश के अखंडता से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आम लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप संविधान और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कीजिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंसा के रास्ते जाएंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अमित शाह जी का जो बयान है उसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसे गृह मंत्री को ऐसे बयान नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप ये बताइए कि ये जो हमारे देश को जो सियासतदान है, आपके ही डिबेट में मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूं कि बार बार ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। आज आसाम के मुख्यमंत्री ने कल शाम क्या ट्वीट किया है कि विदेशियों को मैं यहां नहीं रहने दूंगा। उसका क्या डिकोड है? यानी आप जो बांग्लादेशी, हिंदू बांग्लादेशी जो एनआरसी में से बाहर हैं, 12 लाख जो एनआरसी से बाहर हैं बांग्ला हिंदू, उसको आप नहीं बसाना चाहते हैं। यानी आप खुद बीजेपी के सीएए के एक्ट को विरोध कर रहे हैं। एक बात, आपके चैनल पे मैंने चंद्र कुमार बोस का उल्लेख किया था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं और बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। तो बीजेपी में ही इस बात का विरोध है, सीईओ का विरोध है। तो आप अपने ही नेता को समझा नहीं पाते हैं तो देश को क्या समझाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज देश में देखिए सामाजिक जो समरसता थी वो कैसे टूट रही है। बेरोजगारी का आलम देखिए, आर्थिक मोर्चे पर सरकार विफल है। किसान महाराष्ट्र में पर डे 8 किसान सुसाइड कर रहे हैं। सामाजिक समरसता को कौन तोड़ रहा है? सामाजिक समरसता इसमें इन्वॉल्व है या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व है? ये आप मुझे समझा दीजिए। इसको मुसलमानों का आंदोलन, जिलानी जी कंप्लीट कर लीजिए ना। लास्ट 2 मिनट 1 मिनट लास्ट आप मुझे ऋषि मिश्रा जी इतना बता आप सुनिए, मुजफ्फरनगर में सुन लीजिए इमरान भाई, पूरे आंदोलन को ऋषि मिश्रा जी, मुसलमानों का आंदोलन किसने बनवाया? इमरान भाई सुन तो लीजिए ना। आज बाद नमाज जुमा आज इमरान भाई आप जी मुसलमान कर रहे हैं। आप जी मीडिया में काम करते हैं। सुबह 10 बजे आप आएंगे, आप शाम 7 बजे जाएंगे और आपको इसलिए अरेस्ट कर लिया जाएगा कि दोपहर 2 बजे प्रोटेस्ट हुआ, इसमें इमरान भाई ने शामिल हुआ। मुजफ्फरनगर के फारूक जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वो वर्किंग में थे। उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि 2 बजे के प्रोटेस्ट में थे और 11 दिन उनको जेल में रखा गया है। मैं जिलानी जी और योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि क्या 11 दिन उनके जो जेल में कटे हैं, उनके जो मान सम्मान का जो क्षति पहुंचा है वो लौटा पाएंगे? ऐसे फारूक कई हैं उत्तर प्रदेश में जिनको जो बेचारे बेगुनाह हैं और उनको जेल भेजा गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ऐसे लोगों आप मुझे ये समझा दीजिए कि क्या ये पूरे मुजाहरे, ये जो आंदोलन है, ये जो तहरीक है, ये क्या बंगाल और बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद खत्म होगी क्या? बिल्कुल, सरकार जो है भावनात्मक भंवर में फंसा के रखी हुई है।
ताकि इनका जो मतलब आप दिल्ली, मान रहे हैं बिहार ना और कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष चुनाव तब निकल तक जाए। जिंदा रखेगा जब तक बंगाल और बिहार के चुनाव नहीं निपटे। बिल्कुल 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 यस बिल्कुल, ये सरकार मतलब इसके पीछे पूरी तरह राजनीति है। आप मान रहे हैं ना सर, इसके पीछे पूरी राजनीति आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल पॉलिटिकल विपक्ष की राजनीति आप मान रहे हैं ना? इसमें हर विपक्ष ने लोगों को सड़कों पर निकलवा दिया और जब तक कि इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं हो जाता तब तक इसको जारी रखा जाएगा, ये मान रहे हैं? खासकर बीजेपी का इसमें जो मकसद मुझे लग रहा है पॉलिटिकल मकसद है, ताकि इनकी जो दिल्ली में जो नाव फंस रही है ना, जो पार का जो टारगेट देते हैं 100 पार, 90 पार, 80 पार, इस बार दिल्ली में पार नहीं दिख रही है, बिहार में भी पार नहीं लगेगी। अच्छा, अब बंगाल में तो डूबी जाएगी। इमरान भाई जल्दी इतना रमेश जी के पास चिल्ला रहे हैं, आप देखिए कि कश्मीर कितना शांत है। कश्मीर से सीए की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कश्मीर में रघुवर सरजू में डूब गया मेरा भाई, अभी झारखंड में डूबा है। बैठ के आप रघुवर सरजू में डूबा है, आप रघुवर सरजू में डूबा है। सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट को डिकोड करने की बात कर रहे हैं। अभी आपको इतनी समझ नहीं हुई है, इतने बड़े पत्रकार नहीं हो गए कि आप सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट को आप डिकोड करके लोगों के अंदर झूठ बोलिए। देखिए एक चीज मुझे लगता है, एक आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, मैं एक बिल्कुल सही बात, अगर समझ में आ जाए कांग्रेस के साथ रहेंगे तो और आपकी जो आईक्यू लेवल है ना वो नीचे चली जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग पूरा लेके आते हैं। देखिए मुझे लगता है कि चेहरा देखिए लोगों कितना को समझ मासूम में आ रहा है। झूठ बोलने में और मुझे देखिए मैंने कश्मीर में पूछा, शांत हो गए, कश्मीर में क्यों नहीं लोग एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं हंगामा हो रहा है? अच्छा, और उसके बाद देखिए ये जो मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को समझ में, इनकी बेचैनी क्या है, कांग्रेस माइंडेड लोगों की बेचैनी जो है वो ये है कि वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, हाशिए पे जा चुके हैं। वो इटालियन लैंग्वेज की बात करेंगे, वो आदरणीय अमित शाह पे कटाक्ष करेंगे। कटाक्ष मत करिए, संवाद कीजिए, संवाद करिए, रास्ता निकलेगा। लेकिन जो नफरत फैलाने वाले हैं उनसे मोहब्बत की बात करिए, पीएफआई को मत सपोर्ट करिए। पीएफआई ने फिर झूठ बोल रहे हैं, आप दूसरों का बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी बदला लेने की बात दिया। उन्होंने कहा था ना बदला लिया जाएगा तशद्दुद करने वालों से, हालांकि उन्होंने अपने बयान का फिर कहने का मतलब ये है रमेश ठाकुर जी की क्या सरकार बदला लेने की होती है क्या? सरकारें बदला लेने की बिल्कुल नहीं। देखो सरकारें बदला नहीं लेती हैं किसी की, देखो हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेके चलने का। देखो फिर जब कोई नियम आता है, कानून आता है, एक्ट आता है, तो उस समय अगर जनता विरोध करती है, अगर विपक्ष विरोध करता है तो उनका मौलिक अधिकार होता है। लेकिन अब परिवेश पूरा बदल चुका है, अब सिनेरियो पूरा बदल चुका है, और जब से मूवमेंट शुरू हुआ है सीए का, उसके बाद में कोई यही नहीं तय कर पा रहा है मूवमेंट करने वाले लोग कौन है। पहले जामिया से स्टार्ट होता, कहते बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उसके बाद में ये कहा गया बाहरी बच्चे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो खुफिया रिपोर्ट जो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजी थी। पहली रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि ये बाहरी बच्चे हैं, ठीक है जी मान लिया। अब यूपी सरकार की एक रिपोर्ट आती है, उन्होंने कहा कि ये पीएफ5 के लोग हैं। तो इसमें इमरान जी एक दिमाग से सोचने की है, हमें यहाँ मनोविज्ञान लगाने की जरूरत है। गिलानी साहब आप भी सोचिएगा कि अब विपक्ष कहां गया। आप लोगों ने कहा ये तो सारा विपक्ष ने हाईजैक कर लिया था। विपक्ष ये 2-3 दिल्ली का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव आने वाला है और बंगाल का चुनाव आने वाला है, उसको लेके पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। अब तो हुकूमत ने ये तय कर दिया, आपकी एजेंसियों ने कह दिया ना, इसमें तो बाहरी लोग हैं, सिमी के टूटे हुए लोग जो आए थे पीएफआई के, वो लोग हैं कर रहे हैं। तो इतना भ्रम की स्थिति फैल चुकी, इसमें पता ही नहीं चलता जो मूवमेंट में विपक्ष के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, कौन लोग हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो एनआरसी का इन्होंने मुद्दा छेड़ा है, ठीक है, सीए का मुद्दा छेड़ा है, ठीक है, ये अभी इसका ड्राफ्ट भी नहीं सही से बना हुआ है। भ्रम की स्थिति इतनी बनी हुई है, किसी भी नेता को या बड़े के भ्रम की स्थिति रमेश ठाकुर जी बना कौन रहा है? सरकार बनाकर रखना चाहती है, उसका उनको कोई पॉलिटिकल फायदा है, या फिर विपक्ष चाहता है कि बना रहे, लोग इसी तरह से सड़कों पर रहे ताकि 1-2 चुनाव निपटे और उसका सीधा राजनीतिक फायदा मिले? कौन भ्रम बनाकर रखना चाहता है? इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम भी रखा है कि इसके पीछे की सियासत भी है और साजिश भी है। देखिए सब इसमें सियासी रोटियां सेकना चाहेंगे, सब राजनीति करने आए हैं, कोई यहां भजन करने तो आया नहीं। न यासिर जिलानी साहब हैं और ना ही ऋषि मिश्रा जी, जो कि विपक्ष की इस वक्त मैं पत्रकार हूं, नहीं आप पत्रकार हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं विपक्ष के हवाले से बात कर रहा हूं। तो सब राजनीति कर रहे हैं सर? नहीं, राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखो राजनीति, देखो कोई मुद्दा जब उठता है, चाहे विपक्ष की तरफ से आए या पक्ष की तरफ से आए, तो उसके सियासी मायने तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जिस तरीके से बच्चों का इस तरह का अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, उसमें बयान मतलब
सुन के भी इतनी हैरानगी होती है, चाहे पार्टी पक्ष का हो चाहे सरकार का हो। एक कहता हमारे में सरकार में तो इतने मरे थे, उस सरकार में इतने मरे थे। तो ये मतलब नैतिकता इतनी बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहां मतलब एक मानवता का जो स्पेस होता था, एक संवेदना जो होती थी, वो इमरान साहब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमने जेपी का आंदोलन देखा, उसके बाद में बड़े ऐसे आंदोलन हुए। वो आंदोलन का मकसद होता था, सरकारें हुकूमतें देखती थी कि ये इसका मकसद क्या है, किस रूट पे जाएगा। लेकिन अब जो मूवमेंट होते हैं, सरकारें ये चाहती है किसी भी तरीके से उसको खत्म करा जाए, किसी भी तरीके, चाहे इल्जाम लगाओ, चाहे इनके ऊपर किसी तरीके से बाहरी कोई शक्तियां ऐसी थोपी जाए, इनको खत्म किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात हाँ, लेकिन सुन लीजिए ऋषि जी, आप जिन लोगों का बात। समर्थन करने यहाँ बैठे ना, हाँ। उनको भी इस मामले में बड़ा कंफ्यूजन है। कभी ये कहते हैं कि ये बिल, मैं सीए की बात कर रहा हूं, ये कानून एक्ट बन गया अब तो, कि ये एंटी मुस्लिम है, ठीक है। उसके बाद में कभी बताते हैं कि ये एंटी दलित है, फिर पार्टी के साबिक सदर, पूर्व अध्यक्ष आकर कहते हैं कि ये तो एंटी गरीब है, सबको कतारों में लगाने वाला। मतलब क्लियर नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल बता किया। दें इमरान भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप बहुत बड़े स्कॉलर है, पीएचडी भी किए हुए हैं। आप बताइए, आपसे कोई मदद मांगने आता था, पूछते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो? शरणार्थी क्या होता है? आप पूछे, आपसे आप हाय ना में जवाब दीजिए ना। आपसे कोई या हमसे या ठाकुर जी से या जिलानी भाई से कोई मदद मांगने जाते हैं तो आप पूछते हैं उसके माथे पे क्या लिखा है, वो हिंदू है या मुसलमान है? ये सीए से क्या सरोकार है? सीए से क्या मतलब है? जो मिसाल देना चाह रहे हैं आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने जो क्लासिफिकेशन डिफाइन किया अल्पसंख्यक का, मैं पूछता हूं क्या वहां पे जो सिया समुदाय जो पाकिस्तान में 5 से 10% है, उनके साथ वहां पे नहीं हो रहा? क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सुनिए मेरी बात सुनिए। दिक्कत तो ये है कि विपक्ष और जो लोग इस वक्त तहरीक कर रहे हैं, मैंने कई लोगों से बात की, मेरे रिपोर्टर्स लोगों के बीच में गए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े संस्थान के छात्रों से भी हमने बात की। सर, सब एक से एक तर्क देते हैं। एक तो क्लियर नहीं है, आप जो आने वाले हैं उनमें मुसलमान नहीं है इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, या यहां के मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ होगी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? आपको क्लियर ही नहीं, आप चाहते सुनिए बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं, ये भी सच्चाई है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से दिखाया। पाकिस्तान से, सुनिए मेरी बात, आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को गले लगाना चाहते हैं और भारत के अल्पसंख्यक को भगाना चाहते हैं, गरीब हिंदुओं को भगाना चाहते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। अरे सर सुन तो लीजिए, इमरान भाई सुन तो लीजिए। सीए के बाद आप कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री कर रहे हैं। गृह मंत्री यदि एनआरसी आसाम को, यदि आप उसको एक एग्जांपल लीजिए, एनआरसी का क्या फॉर्मूला है आप बताइए हमें। आप ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं? अमित शाह जी ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि एनआरसी का ड्राफ्ट में ये होगा? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां अलग तरह से हुआ था, उसको पूरे देश से मत जोड़िए, मत जोड़िए, मत जोड़िए। क्यों करते हैं? आप क्लियर कर दीजिए कि एनआरसी के ड्राफ्ट में ये होगा, मामला खत्म हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं ना, अभी एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, अभी कुछ बना नहीं है, ना कोई चर्चा हुई है, ये कह रही है सरकार। सर, हो रही है, लेना देना है। आपको कहां से पता चलता है? क्या कैसे बात नहीं कर रहे? पार्लियामेंट में अमित शाह ने क्या कहा कि मैं समाजवादी पार्टी वालों से लागू करूंगा, तृणमूल वालों से, अच्छा जामिया मिलिया इस्लामिया से। अरे माननीय गृह मंत्री जी के बयान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? 2024 से पहले आपके इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगा, रमेश जी आपके पास भी आऊंगा। ये जो कह रहे हैं उसमें असल में सारे मुजाहिरीन इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और जो एक मुद्दा है जो बार बार कहते हैं, आज मैं वजीर कानून रविशंकर प्रसाद को भी सुन रहा था, वो भी बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का बाल भी बांका नहीं हो सकता, भारत का हिंदुओं का जितना है उतना ही मुसलमानों का भी है, ये सरकार के वजीर ने साफ तौर पर कहा है। अब इसके बावजूद भी अगर लोग कंफ्यूज हैं तो यासिर जिलानी साहब, फिर आप लोगों की बड़ी नाकामी है कि आप लोग आज तक नहीं समझा पाए।